जय हिंद दोस्तों। टॉपर्स आंसर राइटिंग हिंदी माध्यम बहुत कुछ आप सीख रहे हैं और हम इसलिए इसको चालू करे हुए हैं। हमें लगता है संभवतः दिसंबर में ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी हमारी और हम फिल्म्स ओरिएंटेड चीजें और बेहतर तरीके से आपके समझ लाते रहेंगे। अभी तक जो सो रहे हैं, जो अभी तक भी एक भी आंसर नहीं लिखे हैं और 6 महीने तैयारी करते हो गए हैं, तो भैया किसका इंतजार कर रहे हो आप? हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, हिस्ट्री लिखना शुरू करिए, पीवाईक्यू उठाकर। पॉलिटी कंप्लीट हो गई है, पॉलिटी लिखिए। अगर आपको लग रहा है कुछ नहीं कंप्लीट हुआ है, तो भाई साहब सिंधु घाटी सभ्यता तो कंप्लीट हो गई होगी, या मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गया होंगे। मतलब कहने का है कोई एक टॉपिक भी अगर कंप्लीट हो गया है तो उस टॉपिक को अपनी कॉपी में बिना देखे सोच कर लिखना शुरू करो, अन्यथा कहीं आप देर ना कर दें। आप चैनल पर जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा जो आपको मोटिवेट भी करेगा। जब आपको मैं बताऊंगा कि भाई मेंस का रिजल्ट आ गया है और वो खतरनाक है, तो आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब आप वीडियो देखोगे तो आपको सच में समझ में आएगा कि रजाई छोड़ो, कॉपी पकड़ो, लिखना शुरू करो। तो आज हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे डील करते हैं उससे। जैसे वर्तमान कोविड-19 महामारी चल रही थी उस समय, बच्चों की सुरक्षा कुशल छेम के समक्ष एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है। ऐसे कहानी बताएगा वो। अब कहता है चर्चा कीजिए। इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किए गए उपायों का विवरण भी प्रदान कीजिए। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो पहली बात तो आपको क्वेश्चन समझना आना चाहिए। जब आप मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन रिवाइज कर चुके होगे, पीवाईक्यू लगा चुके होगे, ऐसी कॉपीज को देख चुके होगे, तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है, क्या लिखना है। और यही सबसे महत्वपूर्ण मेंस का काम होता है। मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट। आपको कम समय में ज्यादा लिखना है, सोच कर लिखना है, अच्छा लिखना है। उसके लिए तो प्रैक्टिस अनिवार्य है। वर्तमान कोविड-19 महामारी ने विश्व भर में बच्चों की सुरक्षा कुशलक्षेम के समक्ष एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है। ठीक है, चर्चा कीजिए। साथ ही इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किए गए उपायों का विवरण भी प्रदान करो। बच्चों को लेकर बातें हैं, तो सबसे पहले तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है उसको देखें, उसके अनुसार कोई रिपोर्ट है उसको देखें, उसके अनुसार कोई इंडेक्स है उसको देखते हैं। उनके अनुसार कोविड-19 के कारण 26,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता-पिता में से किसी एक को खो दिया है। बाकायदा अप्रैल 2020 तक डेडलाइन भी लिखी है कि मतलब हमने यहाँ तक की बात की है। जैसे मैं आपको कई बार पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि ये 25 नवंबर 2025 तारीख को ऐसा है। जैसे मैंने पॉलिटी पढ़ाई तो आपको बताया कि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन मैं ये नवंबर 2025 की बात कर रहा हूँ। अगर आप आगे देखें तो आप इसको चेक कर ले कि यही है या परिवर्तन हो चुका है। तो आपको ऐसी चीज लिखते हो जिसमें बताना पड़ता है कि यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ, जिससे एक अलग तरीके से चीजें पता चलती हैं। लिखने वाले तो बहुत लिखे होंगे, लेकिन आपको कहाँ ज्यादा एफर्ट डालना है, कहाँ और अच्छा बेहतर प्रयास करना है, वही 1.2 1.2 नंबर जब मिलते हैं तब रैंक 100 से रैंक 5 हो जाती है। बच्चों की सुरक्षा व कल्याण पर प्रभाव। सबसे पहले लाइन उन्होंने यही लिख दी कि भाई माँ-बाप में से एक तो नहीं है। सबसे बड़ी तो यही घटना घटित हुई ना कि कोई माँ-बाप में से एक व्यक्ति चला गया। कुछ ऐसे भी थे जिनके माँ-बाप दोनों चले गए। पढ़ाई-लिखाई और वो सब बातें तो बाद में आएँगी। बच्चों की सुरक्षा व कल्याण पर प्रभाव। तो अनाथ बच्चे हमने बता दिया, बाल हिंसा बढ़ी, बाल अपराध बढ़ा, क्योंकि पेट के लिए बहुत कुछ भी करना पड़ता है, तो बच्चों को भी काम करना पड़ रहा था कई बार। शिक्षा बंद हो गई, क्यों? क्योंकि मम्मी-पापा की डेथ हो गई, तब तो अलग ही बात है, तब तो रुक ही गई। अगर मम्मी-पापा की नौकरी भी छूट गई, अगर एक भी कमा रहा था उसकी भी नौकरी छूट गई, तब भी सबसे पहले क्या होता है? ट्यूशन बंद कर दो। क्यों? ट्यूशन में ज़्यादा रुपया जाता है। इस विद्यालय से निकाल के सरकारी विद्यालय में पढ़ाने शुरू कर दो, या भाई तुम 18 साल के 17 साल के बच्चे हो तो पढ़ाई बस करो, कहीं मजदूरी कर लो, कहीं काम कर लो। ये सब गाँव की असलियत है, ये सब गरीब घरों की असलियत है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कैसे एक समय के बाद बच्चा अपने आप स्कूल से खेतों की ओर काम करना शुरू कर देता है, या किसी के यहाँ मकान बन रहा है तो वहाँ ईंट और सीमेंट ढोना शुरू कर देता है। और ये सब हम लोगों ने देखा आँखों के सामने। आप न्यूज़पेपर में रोज़ देखते होंगे। स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारे जैसे लोग भी
सेब तब खाते हैं जब बीमार होते हैं, उससे पहले सेब नहीं खाते। क्यों? ऐसा है कि मन नहीं होता? नहीं, रुपए नहीं है। तो उनकी हालत देखो जिनको 2 वक़्त की रोटी भी नहीं मिलती। जितना रुपया एक मज़दूर को मिलता है, उतना रुपया मैं कमाता हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मान लो। उतने में मेरा खर्च अकेले का नहीं चलता साहब। तो परिवार कैसे पालता होगा व्यक्ति? और उसके माँ-बाप चले गए, तो उस लड़के, उस लड़की पर जो भी 18 वर्ष का भी नहीं हुआ, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये सब चीज़ें आप वहाँ भी लिखोगे जहाँ बच्चों पर क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं कि कोविड का क्वेश्चन है, सर कोविड का क्यों करा रहे हैं? कुछ लोग तो चले गए होंगे कि सर कोविड का करा रहे हैं, वो तो थोड़ी आएगा। मैं बार-बार कहता हूँ कि दोस्त यूपीएससी निकालना है ना, तो गागर में सागर भरना पड़ेगा। मतलब मेरे पास ये मटेरियल है, तुम कुछ भी पूछो, यहीं से मैं जवाब दूँगा। अब यही बच्चों पे कोई भी क्वेश्चन आए, आप इन्हीं पॉइंट्स को अलग तरीके से लिख सकने का दम रखते हो, तो आप आईएएस बनोगे। आपको नहीं लगता कि आप 50 कॉपी भर के, 50 किताबें रख के आईएएस बन सकते हो? आपको लगता होगा ना, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। नहीं दोस्त, बच्चों के ऊपर वो 10 पेज आपके पूरे मेंस को हिला के रख सकते हैं। महिलाओं पे 10 पेज आपके मेंस को हिलाकर, इंटरव्यू को हिलाकर रख सकते हैं। बस आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए उन 10 पेज को तैयार करने। और हमेशा क्वेश्चन आता है, कहीं महिलाओं से आएगा, कहीं बच्चों से आएगा, कहीं दलितों से आएगा, कहीं गरीब से आएगा, कहीं पिछड़े से आएगा, कहीं कोई ना कोई प्रश्न आता है। अब आपको यहाँ-वहाँ घूमना है या फिर अपने सिलेबस को देखना है कि सिलेबस में लिखा हुआ है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, मैं उस टॉपिक को उठाऊँगा और उस टॉपिक को कहीं से भी कोई मटेरियल मिलेगा अपनी कॉपी में नोट करूँगा और देखता हूँ कि इस पर प्रश्न आएगा तो मैं कैसे नहीं कर सकता। आपके मेंस का पॉइंट है महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं, उनके रक्षोपाय। लिखो कॉपी में, बनाओ एक पेज गरीबी का। जितना मटेरियल आपको मिलता है एडिटोरियल से, न्यूज पे से, लिखो उसमें, बनो, भरो उसमें इंडेक्स, भरो उसमें रिपोर्ट। आप गरीबी पे क्या नहीं लिख सकते? बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन सही तरीके से लिखना होगा। रिपोर्ट कहाँ पे यूज करनी है, कहाँ पर किसी बड़े व्यक्ति की लाइन लिखनी है। बड़े व्यक्ति का मतलब महापुरुषों की, कोई दार्शनिक की, कोई बड़े नेता की। आप अपनी कॉपी को मेंटेन करिए दोस्त, ये आपकी कॉपी ही अंततः आपको सफलता के रास्ते पे ले जाएगी। मैं इसीलिए ये बार-बार कराता हूँ। गैप हो जाता तो 3-4 दिन, हफ्ते में 1-2 बार करा देता हूँ, जिससे आप जाग जाओ कि आपकी जो कॉपी है ना, जो वो 10 पेज है, 20 पेज हैं, काम वहीं आएँगे। बाकी पूरी दुनिया एक साइड धरी रह जाएगी, चाहे यूट्यूब वीडियो हो, चाहे लेक्चर हो, चाहे आपका फाउंडेशन कोर्स हो और चाहे आपकी किताबें हो। जिसने वो नोट्स बना लिए ना, अपने सिलेबस और पीवाईक्यू को देखकर प्लस करंट मिक्स करके, वही नंबर 1 पे जाएगा। भारत की विविधता पे आपके मेंस में समाज वाले जीएस 1 में टॉपिक है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देंगे, आप आईएएस के नज़दीक पहुँचना शुरू कर देंगे। आप सिलेबस देखते ही नहीं, ये वीडियो आया, वो वीडियो आया, फलाने पढ़ा रहे, दिमाग अरे भाई कोई पढ़ाने आया तो 2 वीडियो यूट्यूब पे फ्री करेगा, 4 वीडियो फिर कहेगा आओ ऐप पर, फिर कहेगा कोर्स भी ले लो। आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो आप अपना सिलेबस देखो और फिर देखो मैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कहाँ से पढ़ सकता हूँ। कौन ऐसा व्यक्ति है जो पूरा कोर्स यूट्यूब पर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रखा है? मैं पूरा देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स बनाऊँगा जय शाम जी की। अगर आपने 70% भी पढ़ाई कर ली है उसमें से 20% भूल भी गए, लेकिन 50% भी लिखा है तो 50% वाले आईएएस बन जाते हैं दोस्त। आप क्यों 100% के पीछे पड़े हो? आप यूट्यूब से 70% तो नोट्स बनाओ, उसका 50% लिख कर आओ। 51% आईएएस बन जाता है व्यक्ति, मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो। हिंदी माध्यम वालों लिखना शुरू करो दोस्त। लिखना सबसे महत्वपूर्ण है, नोट्स बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। डिजिटल परिवेश में खतरा, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आप आईएएस की तैयारी करने वाले प्रबुद्ध जन हो, आपसे बढ़िया दिमाग किसका होगा भारत में जो आईएएस की तैयारी कर रहा है। वह भी अपने आप को रील्स देखने से रोक नहीं पाता, वह भी कहता है कि सर टाइम टेबल बता दो, सर मोटिवेशन नहीं मिल रहा, सर मैं रील्स देखने बैठ जाता हूँ, सर आपकी वीडियो में छोड़ के डैश 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 देखना शुरू कर देता हूँ रील्स पे।
तो सोचो बच्चों जिन्हें एबीसीडी तक नहीं आती मोबाइल की, जिन्हें नहीं पता है दुनिया क्या है, जिन्हें नहीं पता है दुनिया उन्हें कहाँ ले जा रही है, वह क्या करेंगे? हर व्यक्ति से मुझे शिकायत मिलती है कि सर, मेरे बच्चे को मैंने ऑनलाइन कोर्स खरीदा आया था, मैंने देखा कि यूट्यूब बहुत चलता है, गेम बहुत चलते हैं, फिर मैंने उन्हें मोबाइल देना बंद कर दिया। अब उसकी आदत पड़ गई, अब वो विद्रोही हो रहा है, कह रहे मोबाइल नहीं दे रहा हूँ, मेरे दोस्त के पास मोबाइल है। 10-10 साल के लड़कों के पास, लड़कियों के पास मोबाइल है दोस्त, उनका पर्सनल। तो ये सब समस्याएं आप कहाँ लिखोगे मेंस में नहीं लिखोगे तो। यही सब ज्ञान आपको काम आएगा मेंस में, एक सटीक भाषा में सटीक शब्दों के साथ, और कहाँ पर क्या जरूरत है वो लिख देंगे आप, तो आपका काम हो जाएगा। कॉन्टेक्ट, कंडक्ट, कंटेंट। देखो कितना अच्छे से ये तीन, कॉन्टेक्ट, कंडक्ट, कंटेंट, अब ये इन्होंने क्या तुरंत बनाया होगा? कि पहले से इनके दिमाग में होगा कि अगर कहीं पर बच्चों के लिए ऐसा कुछ आएगा और मैं डिजिटल परिवेश लिख कर आऊंगा और ये 3 पॉइंट ठोक कर आऊंगा। आपको वो R3 पता होने चाहिए, तो आपको P4 पता होने चाहिए कि अगर महिलाओं पे आएगा तो मैं ये P4 लिख कर आऊंगा, अगर गरीबी पे आएगा तो ये S6 लिख कर आऊंगा। वो आपके ऊपर है कि आप अपने मटेरियल को ऐसा तैयार करें, बस वहां जाकर कॉपी पेस्ट कर दें। अब आप इसको उठा सकते हो, इसको उठा सकते हो अपनी मेंस की कॉपी में लिखने के लिए, कि बच्चों पर कोई चीज आएगी और क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, पहली और लास्ट बार नहीं आया था ये। बाल श्रम का बढ़ना मैंने बता ही दिया, आजीविका संकट में है, बच्चा स्कूल छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर देता है, उसके अंदर कोई स्किल नहीं है। इस प्रकार सौदेबाजी क्षमता में कमी, विद्यालय बंदी, कार्यों की बढ़ोतरी ने बच्चों के मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। अब एक पेज में उन्होंने कितना कुछ इतना बढ़िया लिख दिया कि, और बेहतर तरीके से चार्ट बना के। अब बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने क्या प्रयास किए हैं, पोर्टल बनाया, बाल स्वराज पोर्टल, अनाथ व हिंसा से पीड़ित बच्चों की जानकारी इस पे हो, डेटा एकत्र करना शुरू कर दिया, आवश्यक सलाह सरकार को दी कि बाल कल्याण करो, सहायता करो, राज्य स्तर पर विजिट बाल समस्या, ये अब आपको उठाना है करंट अफेयर्स से। तो कहते करंट अफेयर्स में क्या पढ़ें, अब देखो ना आपका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप करंट अफेयर्स से अपना मटेरियल उठाओ, आप रिपोर्ट उठाओ, आप इंडिसेस उठाओ, किसी बड़े व्यक्ति की कोई बहुत बढ़िया बात लग गई है वो उठाओ। 55 बचाओ आंदोलन चलता था कल्याण सत्यार्थी जी के तत्वाधान में, 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन जैसे अभियान, ये आप लाइन लिखते हो तो वजन पड़ता है। बाल कल्याण सुरक्षार्थ केवल आयोग के स्तर पर नहीं बल्कि केंद्र, राज्य, जिला, सिविल सोसाइटी भी, सभी स्तर पर मिलकर कार्य करना होगा। जैसे कि मुझे पता है कि उस समय लोग कहते थे अगर किसी के घर में कोई माँ बाप दोनों या कोई एक भी नहीं रहा तो आप सरकार को सूचित करें, हो सकता है वो व्यक्ति ना सूचित कर पाए, हो सकता है वह नहीं जानता हो वो स्कीम या वो पोर्टल या जो भी चीजें चल रही हैं। तो आपका ये काम है कि आप सिविल सेवा में जाना चाहते हो तो आप अगर कोई फॉर्म भरवा रहा है, किसी बच्चे का भविष्य सुधर सकता है, तो आप उसे बताओ कि भाई ये स्कीम चल रही है, आप इसका लाभ उठा सकते हो। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है कि हम आईएएस बनेंगे तभी देश सुधारेंगे, आप किसी की मदद ऐसे भी कर सकते हो। भाई कोई 90 साल का है, उसकी पेंशन नहीं आ रही, तो आप कह सकते हो, उसे बता तो सकते हो कि भाई तुम्हारी पेंशन आ सकती है, तुम सरकारी बस में फ्री सेवा उपलब्ध है। अनुच्छेद 39 के अनुसार जो भी स्कीम है उसको गांव के लेवल तक, अंतिम छोर तक सरकार तो, अधिकारी तो पहुंचा ही रहे हैं। हमारा भी, युवाओं का भी ये कर्तव्य है कि हम थोड़ा ही सही कुछ तो कर सकते हैं ना। कभी घूमने निकल गए और किसी का भला हो गया, सब कुछ ऑनलाइन है। हाँ, लेकिन समस्या वहां भी है कि सामने वाला विश्वास ही नहीं करता, क्योंकि इतना अविश्वास हो चुका है कि भाई ये फ्री में थोड़ी कर रहे होंगे, इनका भी कुछ लाभ होगा। और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि नहीं, ये फ्री में भी कर सकते हैं लोग, इतना सब दुनिया बर्बाद हो चुकी है। किसी का मदद भी करो ना तो उसे लगता है इसका कोई फायदा होगा। ये भी सही बात है, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर
बालकों के लिए सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा है, सबसे ज़्यादा मोबाइल रील्स देखने वाले युवा हैं। दोनों चीज़ें हैं ना। भारत में बंधुआश्रम के संकट को सफलतापूर्वक उन्मूलित करने के लिए विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। अब बंधुआश्रम पर आ गया क्वेश्चन आपके सिलेबस में टॉपिक है। आर्थिक, सामाजिक, अन्य दबाव में व्यक्ति का जबरन अपने श्रम की गिरवी रखना बलात् या बंधुआश्रम होता है। आप इसमें पॉलिटी भी आर्टिकल कौन सा है उसको कोट करेंगे अभी देखना। प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? तो पहली बात तो डेटा ही नहीं है, कितने लोग, यही नहीं पता कितने लोग। 2011 की जनगणना 1.35 लाख, वैश्विक दासता सूचकांक में भारत में 80 लाख। अब ये कब का है? 2011 का। 15 वर्ष आगे आ चुके हैं। 15 वर्ष में कितना बदल गया? डेटा उसी समय का है। सामाजिक जातिगत कारकों पर नियंत्रण नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार जिलाधीशों को बधुआ मजदूर उत्सादन अधिनियम 1976 के तहत समरी ट्रायल की अपनी शक्तियों की जागरूकता न होना भी प्रमुख चुनौती है। सभी चुनौतियां आपको लिखनी है। प्रभावी पुनर्वास व्यवस्था का ना होना, अपराध सिद्धि दर का अत्यंत कम होना, कानूनी पुनर्वास व सहायता राशि का भागों में वितरित करना, आर्थिक कमजोरी, ये सब पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। अब समाधान भी बताना है। तो पहले तो कानूनी स्तर पर ये देखो अनुच्छेद 23 लिखा है कि नहीं आर्टिकल? क्या आर्टिकल 23 ही है? 24 है। 24 व बंधुआ मजदूरी अधिनियम का प्रभावी व अक्षरशः क्रियान्वयन, अनुच्छेद 23 और 24। सहायता राशि की बड़ी मात्रा दोष सिद्धि से पहले देना, क्रियान्वयन एनजीओ व सिविल समाज का सहयोग करना। वही मैं सिविल समाज की बात कर रहा हूँ कि हम आईएएस बनेंगे तभी सिविल समाज, सिविल सोसाइटी में जाएंगे। हम पहले भी एक आध की कुछ परेशानी दूर कर सकते हैं, लेकिन उनकी ही जो आपको ना फंसा दे, क्योंकि दुनिया सही है। प्रभावी पुनर्वास हेतु कौशल विकास करना, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करा दो। खाद्य सुरक्षा तो हर बार 80 करोड़ को मिल रहा है, 80 करोड़ को मिल रहा है भाई, वो तो 5 किलो वाला। कौशल विकास, बहुत बढ़िया कौशल विकास योजना आई थी 2015 में, लेकिन उतना सफल नहीं हो पाई जमीन के स्तर पर। कागजों पर भले बढ़िया हो, लोग जा ही नहीं रहे। हालांकि ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं जा रहा, बहुतों का उद्धार कौशल विकास योजना से हुआ है, चाहे वह केंद्र की हो या यूपी की भी चल रही है अपनी। बहुत लोग कर रहे हैं। 3-4 महीने में आपको स्किल दे दी जाती है। मैंने भी किया है 3-4 महीने का कोर्स। प्रोत्साहक उपाय, मनरेगा आदि को मजबूत बनाना, एनएफएस से 2013 का प्रभावी क्रियान्वयन, उपयुक्त स्तरों के साथ जिला कलेक्टरों, बधुआ मजदूर, संपूर्ण समाज को अनेक अधिकारों शक्तियों से। मेन बात है समाज। समाज अगर सुधर जाए, सब कुछ लगभग सुधर जाता है। अब देखो ये करंट से रिलेटेड होगा। म्यांमार में हाल ही में हुए सैन्य तख्तापलट की पृष्ठभूमि में चर्चा कीजिए कि क्यों एक स्थिर म्यांमार भारत के लिए महत्वपूर्ण है। पड़ोसी जितना अच्छा होगा, उतना आपका जीवन सरल होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही शायद कहा था कि हम अपने रिश्तेदार बदल सकते हैं, मित्र बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। इसलिए हमारा पड़ोसी सबसे बेहतर होना चाहिए। और हम अपने पड़ोसियों की बात करें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका में भी हुआ था अभी कुछ समय पहले थोड़ा बहुत। मतलब हमारे पड़ोसी कितने अच्छे हैं सोचो। फिर भी हम ग्रोथ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चारों तरफ से हमें परेशान करने के लिए तैयारियां हो रही हैं। कभी इधर वाला कूद पड़ता है, कभी उधर वाला कूद पड़ता है, कभी कहीं और बैठे बड़े बड़े लोग इनके माध्यम से कुछ कराने का प्रयास करते रहते हैं। समझ रहे हो आप? अब बांग्लादेश म्यांमार में दिक्कत होगी तो वहां के जो लोग हैं वह कहाँ भागेंगे? वह पड़ोसी देशों में भागेंगे, अपने यहाँ भागेंगे। अपने आप को बॉर्डर मजबूत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा फेंसिंग भी करनी पड़ सकती है। और कहा भी जाता है कि अपनी बाउंड्री को सेफ करो, क्योंकि वहां से कितने लोग, एसआईआर का मुद्दा क्या है? क्यों इस समय न्यूज में मैं देख रहा हूँ कि बांग्लादेश के लोग जो हैं वह पश्चिम बंगाल से बाहर जा रहे हैं। यही सब चीज, अगर हमारा आसपास का क्षेत्र अव्यवस्थित रहेगा, अस्थिरता रहेगी, तो हमारे देश पर भी दबाव पड़ेगा। हमारी सेना को और मजबूती से बॉर्डर पे खड़ा होना पड़ेगा। कोई अवैध रूप से आ तो नहीं रहा है, उसके साथ कोई वैसा तो नहीं आ रहा है
तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं बांग्लादेश पे, क्योंकि अब बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहाँ म्यांमार की जगह बांग्लादेश कर दो, क्वेश्चन सेम, कंटेंट अलग। तो आपको यही देखना है कि भाई म्यांमार पे ऐसा आया तो बांग्लादेश पर भी आ सकता है, अफगानिस्तान पर भी आ सकता है, तो जरूर देखने चाहिए ये क्वेश्चंस। हाल ही में म्यांमार की सेना जुंटा द्वारा वहां की लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ तख्ता पलटकर सैन्य शासन की स्थापना कर दी गई है, मैप बना दिया। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले तो राजनीतिक व कूटनीतिक है कि लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक देश से बढ़िया से रिलेशन होते हैं। अब हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन वहां लोकतांत्रिक सरकार नहीं रही। भारत के लोकतंत्र बनाम सहयोग में इससे चुनने का विकल्प है कि हम लोकतंत्र वाली सरकार को समर्थन दें कि भाई गलत हुआ, सैन्य तख्ता पलट हुआ, या हम उनके साथ भी व्यवहार बनाए जैसे कि अफगानिस्तान। पहले हम लोगों ने नहीं उतना सहयोग किया साथ में, लेकिन जब हमारे पड़ोसी से रिश्ते खराब हुए तो हमें सच में अफगानिस्तान को साथ में लेना पड़ा थोड़ा। आपने देखा वहां के लोग यहाँ आए, मंत्री वगैरह। तो हम पर ये दबाव आ जाता है कि हम लोकतंत्र चुने या भारत का हित चुने, क्योंकि भारत का हित इसमें है कि हम अफगानिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करें और बीच में जो बैठा है उसको। दूसरा ये है कि भाई हम लोकतंत्र की बात करें अफगानिस्तान में, उनको मैनेज करके चलना पड़ेगा, ये कूटनीति है। कुछ लोग कुछ भी कहते हैं कि ये देखो क्या हो रहा है, वो देखो क्या हो रहा है। आपको कूटनीति में फैसले बदलने पड़ते हैं। आपको कूटनीति में अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति एक साथ दिख सकते हैं और फिर वो एक दूसरे का विरोध बहुत तेजी से कर सकते हैं। आपको चाइना के राष्ट्रपति और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति साथ में दिख सकते हैं। चाइना और भारत के भी राष्ट्राध्यक्ष साथ में दिख सकते हैं, क्योंकि देश की हित के अनुसार हमें अपने पार्टनर बदलने पड़ते हैं, कभी रूस की तरफ, कभी यूएसए की तरफ। हम एक तरफ नहीं रहते, हम भारत के हित की बात करने वाले लोग। दूसरा क्या है? भारत का बहिष्कार, आर्थिक सुरक्षात्मक हितों पर प्रभाव चीन कारक, क्योंकि वो उधर से कई बार लोग कहते हैं कि इन्फ्लुएंस रहती है चीजें। बांग्लादेश भी कूद रहा है, कहीं इसके वजह से, कभी उसके वजह से। पाकिस्तान कूदता है कभी इसकी वजह से, कभी उसकी वजह से। रोहिंग्या वाला जो मुद्दा है, रोहिंग्या पर सेना का अत्याचार, शरणार्थी संख्या में वृद्धि हो सकती है वही, और फिर हम अपना एसआईआर कराते हैं भाई। सहयोग मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार से बातचीत आसान होती है और चुनी हुई सरकार होती है। आर्थिक, हमारा कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट था, आईएमटी कॉरिडोर बन रहा था, इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं हो रही थी, लेकिन तख्ता पलट होता है, चीजें अव्यवस्थित हो जाती हैं। अस्थिर म्यांमार आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर चुनौतियां पैदा करता है, पूर्वोत्तर के अलगाववादी संगठनों की शरण स्थली है। कोई और देश पड़ोसियों की सहयोग से हमारे देश में अस्थिरता फैलाता है। समाधान के क्या उपाय हैं? सैद्धांतिक सहमति बननी चाहिए, समर्थन के साथ वर्तमान सरकार के साथ सहयोग बैठाना पड़ेगा, आर्थिक परियोजनाओं को तीव्र करना, हमें बातचीत करते रहना चाहिए, बिमस्टेक आदि मंचों पर वार्ता को बढ़ाना कि भैया यहाँ जल्दी से जल्दी लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो। ऐसे ग्रुप जब ज्यादा लोग मिलकर किसी एक राज्य पे, एक देश पे दबाव डालेंगे कि भैया लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करो, तो वहां चीजें सुधर सकती हैं। ऑपरेशन सनराइज जैसे सहयोगों को बढ़ाना, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं। म्यांमार में कितनी घटनाएं होती हैं, लेकिन हम अभी भूकंप आया था सबसे पहले गए, ऑपरेशन कौन सा चलाया था? ब्रह्मा चलाया था शायद। P2P संपर्क बढ़ाना, पीपल टू पीपल, बौद्ध धर्म, पूर्वोत्तर जुड़ाव, इन सबसे मतलब वही कूटनीति और स्तर पर चीजें। रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रख, मुद्दों पर आधारित स्वायत्तता कूटनीति द्वारा चलाकर लोकतांत्रिक प्रयासों को जारी रखा। और मध्य संतुलन मतलब वही कि हम लोकतंत्र के समर्थक हैं, लेकिन हमें सहयोग रखना पड़ेगा, पड़ोसी हैं तो। पड़ोसी कोई भी हो, हमें पड़ोसियों के साथ बन के चलना पड़ेगा, देश को आगे बढ़ाना है तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोकतंत्र को नहीं चाहते, हम लोकतंत्र को कहते भी रहेंगे भैया लोकतंत्र लाओ, चुनाव कराओ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा, बाकी विजिट करिए चैनल पर, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।